हेलो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग आईएमआरई जो हमारा सब्जेक्ट है 6 सेमेस्टर में, ये सारा का सारा उसी का कंटेंट है। ये चैप्टर नंबर 1 है। उसमें जो हमारा टॉपिक है आईई रूल्स, इंग्लिश में हम लोग इसे या फिर फुल फॉर्म जो इसका होता है वो होता है इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल्स 1956। ठीक है ना दोस्तों। तो सबसे पहले हम आपको ये बता दें, ये जो सारा का सारा कंटेंट है ये हमारा न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग है। ठीक है ना दोस्तों। अब सबसे पहले हम आपको बात करते हैं कि जो हमारा आई रूल्स होता है, तो जिस तरीके से हमारे देश हमारा जो देश है वो संविधान के आधार पर चलता है, इसी प्रकार से हमारा इलेक्ट्रिसिटी का चाहे वो जनरेशन हो, ठीक है ना दोस्तों, चाहे वो ट्रांसमिशन हो, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाना या फिर सप्लाई करना या फिर उसका यूज करना, ये सारा का सारा हमारा इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल्स के अकॉर्डिंग ही होगा। ठीक है ना दोस्तों। इसके बाद बात करते हैं ये हमारा किस एक्ट के तहत आया था। तो इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल्स हमारा 1910 में जो एक्ट आया था उसके तहत हमारे इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल्स बने। अगर हम सबसे पहले बात करें तो ये हमारे टोटल 146 यानी कि 146 रूल्स हैं। दोस्तों हम सबसे पहले आप बात करते हैं, यहाँ आपको सारे के सारे रूल्स नहीं पढ़ने हैं, आपको वैसे मोस्टली बहुत ही ज़्यादा कवर किए गए हैं। मैंने सारे के सारे बहुत सारे यहाँ पर आई रूल्स को कवर किया है। लेकिन दोस्तों देखो, यहाँ पर जो आपको कंटेंट आपको दिया जा रहा है वो सारा का सारा ऐसा है कि आपको कुछ भी छूटे नहीं। ठीक है दोस्तों। उसमें से मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है ये भी आपको बताता चलूँगा। ठीक है दोस्तों। तो अगर आप नोट्स बनाएं तो नोट्स आप फुल्ली बना लें, लेकिन उसके बाद जब मैं आपको मॉक पेपर करवाऊँगा या फिर मॉक जब बताऊंगा तब वहाँ से आपको पता चलता रहेगा कि कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कौन सा क्वेश्चन नहीं है। वैसे भी मैं अब वीडियो में बताता चलूँगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं रूल नंबर 28 की। तो इस रूल नंबर 28 में क्या मेंशन किया गया, इसमें बताया गया है कि क्लासिफिकेशन ऑफ वोल्टेज, यानी कि वोल्टेज को कितने आधारों पर बांटा गया है। तो अगर हम लोग लो वोल्टेज की बात करते हैं तो उसका क्या होगा, उसका क्लासिफिकेशन यानी इसको लिमिट क्या है 0 to 250, यानी कि 0 से लेकर 250 वोल्ट तक अगर हमारा कोई वोल्टेज है तो उससे हम लोग लो वोल्टेज बोलेंगे। अगर वहीं पर वोल्टेज हमारा 250 से 650 तक है तो उसे हम लोग मीडियम वोल्टेज बोलेंगे। और अगर हमारा 650 से 33 kV तक है तो इसे हम लोग हाई वोल्टेज बोलेंगे। और अगर 33 kV से 132 kV तक है तो इसे हम लोग एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज बोलेंगे। और 132 से ऊपर है तो उसे हम लोग सुपर हाई वोल्टेज बोलेंगे। इसके बाद यहाँ पर दो और यहाँ पर बताए गए हैं। ठीक है ना दोस्तों। ये आप देख रहे हैं मॉडर्न एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज। ये दोस्तों आपका कंपटीशन एग्जाम्स में आता है कि मॉडर्न एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज कितना होता है, तो इसकी परफेक्ट वैल्यू होती है 400 kV। ठीक है ना दोस्तों। और अल्ट्रा हाई वोल्टेज इसकी वैल्यू एग्जैक्ट होती है 765 यानी कि 765 kV। इसके बाद हम लोग बात करते हैं यहाँ पर रूल नंबर 29 की, यानी कि रूल नंबर 29 की। तो वैद्युत सप्लाई लाइनों व मशीनों का बनाना, खड़ा करना, चलाना, देखभाल करना, ये सारा का सारा हमारा किस में आता है, रूल नंबर 29 में आता है। देखिए दोस्तों, ये जो आपका ये जो है हेडिंग है ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना दोस्तों। इसके बाद ये सारे पॉइंट्स तो मैंने थोड़े थोड़े से ही मेंशन किए, लेकिन ये जो पॉइंट्स हैं ना ये आपको याद रखना है कि जैसे अगर बात करते हैं कि रूल नंबर 29 में क्या है, तो वहाँ पर मशीनों को किस तरीके से हम लोग उसको सप्लाई देंगे, उनको किस तरीके से, भाई पहले मशीन आएगी तो उसका एक सेटअप भी बनाना पड़ता है ना, कि कहाँ पर उसका फाउंडेशन वगैरह तैयार करना पड़ता है। वो सारा का सारा हमारा रूल नंबर 29 में मेंशन है। जैसे कि इसमें बताएगी कि सभी विद्युत सप्लाई की मशीनें अधिक ताकत, अधिक अच्छे आकार की तथा दृढ़ होनी चाहिए, जिससे काम करने के लिए उनको तैयार किया गया है, इस प्रकार से अच्छी तरीके से कार्य कर सकें। ठीक है ना दोस्तों। यानी कि उसका जैसे अगर हमारी कोई मोटर है तो उसका जो बाय जो कवर होता है या फिर स्टेटर की बात करें तो बहुत ही अच्छे मटेरियल का होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बहुत जब स्पीड में घूमे तो उसका मटेरियल टूट ही जाए, मतलब उसका जो कवर है टूट जाए। तो वहाँ पर जो मटेरियल है उसका फाउंडेशन भी बहुत ही अच्छा होना चाहिए। इसके बाद हम लोग बात करते हैं रूल नंबर 30 की। तो उपभोक्ता के भवन में सर्विस लाइन्स व मशीनें, यानी कि सिंपल सा मतलब है इसका ये हुआ कि जो हमारा कंज्यूमर होता है उसके जो सर्विस लाइन, हमें पता है कि एक तो हमारा फीडर होता है, फिर डिस्ट्रीब्यूटर्स होता है, फिर हमारा सर्विस मेंस होता है। तो उसके बाद बात की गई कि सर्विस लाइन्स और मशीनें, तो सप्लाई तार की फिटिंग, मशीनों की सही स्थिति, ठीक है ना, इसके बारे में सब हमारा कौन सा बात करता है, रूल नंबर 30। उपभोक्ता जहाँ तक संभव हो सके सावधानी रखेगा कि इसके भवन में लगे हुए सप्लायर की पूरी सुरक्षा हो। तो ये सारा का सारा हमारा किस में बताया गया, रूल नंबर 30 में। अब रूल नंबर 31 की बात करते हैं। तो उपभोक्ता के भवन में कटआउट, यानी कि जो हमारे कंज्यूमर्स होते हैं उनमें जो कटआउट लगाया, कटआउट आप जानते होंगे, हाई वोल्टेज यानी कि फ्यूज जैसे होता है, ऐसे ही हमारे कटआउट होते हैं। तो उपभोक्ता के भवन में सर्विस लाइन्स के प्रत्येक चालक में अर्थ किए गए चालक या
अर्थ किए गए न्यूट्रल कंडक्टर या कंसेंट्रिक केबल के अर्थ किए हुए बाहरी चालक को छोड़कर पहुंच योग्य जगह पर एक उचित कटआउट लगाया जाएगा। ठीक है ना दोस्तों। इसके बाद हमारा रूल नंबर 32 आ गया। तो अर्थ किए गए न्यूट्रल चालक की पहचान और उसमें लगाए जाने वाले स्विचों तथा कटआउट का स्थान। यानी कि देखो पहले तो हमने बात कर ली कि भाई हमारा देखो रूल नंबर 31 में हमारा ये बता दी कि भाई कटआउट होना चाहिए। इसके बाद रूल नंबर 32 की बात करें तो इसमें न्यूट्रल चालक की पहचान और उसमें लगाए जाने वाले स्विच तथा कटआउट का स्थान क्या होगा उसके बारे में हमारा रूल नंबर 32 बात करता है। ठीक है दोस्तों। इसके बाद रूल नंबर 33, तो उपभोक्ता के भवन में अर्थ टर्मिनल होना चाहिए। यानी कि जो हमारा कंज्यूमर्स होता है जो उसके भवन में क्या हो जाए एक अर्थिंग टर्मिनल होनी चाहिए। यानी कि जैसे अगर लाइटनिंग वगैरह हो तो सारी की सारी ग्राउंड हो जाए। इसके बाद हमारा जो रूल नंबर 34 है वो हमारा बात करता है नंगे या खुले यानी कि बेयर कंडक्टर के बारे में। ठीक है ना दोस्तों। यानी कि जो ऐसे कंडक्टर जिनके ऊपर क्या इंसुलेशन नहीं लगा है। इसके बाद रूल नंबर 35 की बात करते हैं तो प्रत्येक मीडियम, हाई और वेरी हाई वोल्टेज वाली इंस्टॉलेशन का स्वामी एक महत्वपूर्ण स्थान पर एक पक्का खतरे का नोटिस हिंदी पत्र जिसे ज़िले की स्थानीय भाषा में लगाएगा, ये उस आकृति का होगा जो इंस्पेक्टर स्वीकृत करेगा। इसका मतलब सिंपल सही है कि आपने देखा होगा जो बहुत बड़े बड़े टावर्स होते हैं फिर सिंपल से जो हाई के होते हैं या फिर बहुत ज़्यादा जहाँ खतरनाक, तो आपने देखा होगा कि इस तरीके से एक प्लेट होती है, वहाँ पर ऐसे करके एक साइन बना होता है, वहाँ पर लिखा होता है 11 kV खतरा। ये जो दोस्तों जो रूल नंबर 35 है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि किस रूल के तहत हमारे लोग नोटिस लगाते हैं, खतरे की नोटिस जो लगाते हैं, तो वो हमारा है रूल नंबर 35। ठीक है ना दोस्तों। इसके बाद हम लोग बात करते हैं रूल नंबर 36 की। तो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई और मशीनों को हाथ लगाना, यानी कि जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई लाइन है या उनको मशीनें हैं उनको कैसे टच करेंगे, यानी कि हो सकता है रिपेयरिंग टाइम या फिर कुछ ऐसे चेकिंग वगैरह, तो उसको कैसे टच करेंगे इसके बारे में बताया गया है। इसके बाद रूल नंबर 37 में हमारा बताया गया है कि सवारियों व क्रेन आदि में सप्लाई। ठीक है ना दोस्तों। यानी कि जो हमारी सवारी होती हैं, सवारी नहीं होती कि जैसे हमारी जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होते हैं फिर क्रेन्स वगैरह, तो उनमें सप्लाई को कैसे दिया जाना चाहिए। तो इसमें ये बताया गया कि एक इसमें पॉइंट मेंशन किया गया है कि ऐसा सप्लाई में एक ऐसा स्विच होना चाहिए जिससे क्या हो सके कि एक ही स्विच से वो सप्लाई पूरी चालू की भी जा सके और बंद भी की जा सके। ठीक है ना दोस्तों। इसके बाद हम लोग रूल नंबर 38 की बात करते हैं। तो जो रूल नंबर 38 है ये हमारा बात करता है पोर्टेबल ट्रांसपोर्टेबल मशीनों के लिए। ठीक है ना दोस्तों। यानी कि पोर्टेबल का मतलब होता है या ट्रांसपोर्टेबल का मतलब होता है जो मशीनें एक जगह से लेकर दूसरी जगह आसानी से ले जाई जा सकें, उसे हम लोग बोलते हैं पोर्टेबल। ठीक है ना दोस्तों। तो केबल की धातु की सुरक्षा के कवर द्वारा की जाती है। धातु का कवर उस मशीन के फ्रेम से जुड़ा होता है जो अर्थ किया गया होता है। ठीक है ना दोस्तों। इसके बाद रूल नंबर 39 की बात करते हैं। तो इसमें बताया गया है कि केबल जिनकी सुरक्षा बिट्यूमिनस मटेरियल से की गई है, इस नियम, ठीक है ना दोस्तों, यानी कि इसका जो रूल नंबर 39 है कि ये उनकी सुरक्षा के बात करता है जिसकी सुरक्षा मतलब ऐसी केबलों के बारे में बात करता है जिनकी सुरक्षा किसी बिट्यूमिनस मटेरियल से की गई हो। ठीक है ना दोस्तों। तो इस नियम के लागू हो जाने के बाद किसी सप्लायर स्वामी को ऐसी इलेक्ट्रिक सप्लाई लाइन और अधिक समय तक प्रयोग करने की आज्ञा नहीं देता है जो कि ऐसी चीज़ से सुरक्षित की गई हो जो गर्मी पाकर विषैला या धमाका देने वाली गैसें पैदा करे। ठीक है ना दोस्तों। इसका मतलब सिंपल सा ये है कि इसमें ये बताया गया कि जैसे कोई केबल है तो उसकी जो कवरिंग है वो हमारी ऐसे किसी विषैले पदार्थ से तो नहीं कर दी गई है। इससे हो सकता है कि हमने ऐसे पदार्थ से कर दी है वो कवरिंग कर दी हो किसी केबल की, उसके तरफ ऐसा कि जब वो टेम्परेचर उसका बढ़े, जैसे अगर हमारा किसी केबल में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी तो उससे टेम्परेचर बढ़े और जो उसके आसपास का मटेरियल है वो भी क्या होगा, टेम्परेचर पा के क्या होगा कि पिघलेगा, तो उससे गैसेस निकलेंगी। ठीक है ना। तो ऐसा हमें मतलब इन्हीं सब के बारे में कि ऐसा हमें नहीं करना है। तो इसके बारे में सारा का सारा जो मिलता है वो हमारा रूल नंबर 39 में मिलता है। इसके बाद हम लोग रूल नंबर 40 की बात करते हैं। तो जो हमारे स्ट्रीट बॉक्स होते हैं, ठीक है ना दोस्तों, इसके बारे में बात करता है कि स्ट्रीट बॉक्स कहाँ पर होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, उसके बारे में सारा का सारा बात करता है। तो यहाँ पर जो सारे के सारे पॉइंट्स मेंशन किए हैं कि स्ट्रीट बॉक्स में गैस पाइप नहीं लगाए जाएँ और इसकी सावधानी रखी जाए कि जहाँ तक हो सके उसके अंदर पानी व गैस प्रवेश ना होने पाए। ठीक है ना दोस्तों। स्ट्रीट बॉक्स में विभिन्न लाइनों की अलग अलग पहचान होनी चाहिए। ठीक है ना दोस्तों। इसके बाद स्ट्रीट बॉक्स के ढक्कन को किसी चाबी या किसी विशेष चीज़ की मदद से ही खोला जा सके। ऐसा नहीं कि उसका नॉर्मल ढक्कन खुला रहता तो कोई भी जाके छेड़खानी कर दे उससे। ठीक है ना दोस्तों। इसके बाद हम लोग रूल नंबर 41 की बात करते हैं।
तो डिफरेंट वोल्टेज के सर्किट्स की पहचान करना। अगर हमारे जैसे क्या होता है कि जो हमारे बहुत बड़े बड़े परिपथ होते हैं वो कई सारी लाइनें हैं, तो वहाँ पर हर एक लाइन की क्या क्या वोल्टेज है उसकी पहचान करना, ये सारा का सारा हमारा बताया गया है रूल नंबर 41 में। तो विभिन्न वोल्टता पर काम करने वाले परिपथों या मशीनें हो तो स्वामी उचित चिन्ह लगाकर ये फिर पहचान लगाकर संतुष्ट कर लेगा कि इस परिपथ को तुरंत ही एक दूसरे से अलग या पहचान किया जा सके। यानी कि जो उसका स्वामी होगा, जिसने मतलब लाइन जिसकी लाइन होगी, तो वो ये इसे कंफर्म कर देगा या फिर मशीनें ऐसी हैं कि वो कितनी लाइन पे या फिर कितने वोल्टेज पे कौन सी लाइन या कौन सी मशीन चल रही है। इसके बाद हम लोग रूल नंबर 42 की बात करते हैं, एक्सीडेंटल चार्ज, यानी कि अचानक से जैसे कोई मशीन चल रही है, अचानक से वहाँ पर कुछ ऐसा दुर्घटना हो जाए तो वो सारे के सारे जो चार्ज आएंगे वो हमारे एक्सीडेंटल चार्ज होते हैं और वो हमारे रूल नंबर 42 में मेंशन है। ठीक है, इसके बाद हम लोग रूल नंबर 43 की बात करते हैं। तो ये हमारा बताया गया है सिंपल सा कि जो हमारे इक्विपमेंट्स होते हैं उनकी सुरक्षा के बारे में, जैसा कि या फिर हम लोग बात करें ये यंत्रों की सुरक्षा के बारे में। जैसे क्या होता है कि जैसे हमारा सब स्टेशन है या फिर कोई फैक्ट्री, तो वहाँ पर क्या होना चाहिए कि फायर एक्सटिंग्विशर यानी कि अग्निशामक यंत्र यानी कि आग बुझाने वाला यंत्र होना चाहिए, फर्स्ट एड बॉक्स होना चाहिए, और भी कोई वैसी नीड वाली चीज़ें हों, वो सारे के सारे हमारी बात करता है कि इसमें रूल नंबर 43 की। ठीक है, इसके बाद रूल नंबर 44 की बात करते हैं। तो वैद्युत झटका खाए हुए व्यक्ति की चिकित्सा के संबंधियों में सावधान है। देखो इसके पहले मैंने जो वीडियो आपको आर्टिफिशियल रिस्पायरेशन यानी कि कृत्रिम श्वसन कैसे दिया जाता है, यानी कि जब किसी व्यक्ति को वैद्युत झटका लग जाता है यानी कि इलेक्ट्रिक शॉक लग जाता है, या फिर उसके बारे में कैसी सावधानियां हैं, यानी कि लगने ना पाए, अगर लग भी जाए तो कैसे उसमें क्या सावधानी करनी, ये सारा का सारा हमारा मेंशन है रूल नंबर 44 में। किसमें मेंशन है? रूल नंबर 44 में मेंशन है। इसमें क्या बताया गया है? इसमें ये बताया गया है कि प्रत्येक जनरेटिंग सिस्टम में फैक्ट्री एक्ट, कौन सा एक्ट? फैक्ट्री एक्ट, ये आपको याद रखना है। फैक्ट्री एक्ट 1948 के सेक्शन 2 के क्लॉज M के तहत हिंदी, अंग्रेजी तथा जिले की स्थानीय भाषा में वैद्युत झटके से बीमार के उपचार के संबंध में सावधानियां सार्वजनिक स्थान पर लगानी चाहिए। सावधानियां अगर निरीक्षक चाहे तो किसी अन्य जगह पर भी लगवा सकता है जहां पर विद्युत का प्रयोग होता है। यानी कि इसका जो ऑर्डर है वो कौन सिंपल से देता है? इंस्पेक्टर देता है, यानी कि निरीक्षक देता है। इसके बाद हम लोग रूल नंबर 45 की बात करते हैं। तो सावधानियां जिनको उपभोक्ता, स्वामी, विद्युत के ठेकेदार, वैद्युत कर्मचारी, सप्लायर को अपनाया या करना चाहिए। यानी कि ऐसी जो मतलब सावधानियां जो कि हमारे किसको, वैद्युत कर्मचारी, ठेकेदार, विद्युत उपभोक्ता या फिर उसके स्वामी, ठीक है ना, या फिर सप्लायर, इन सबको जो अपनाना चाहिए, ये सारा का सारा मेंशन है हमारा रूल नंबर 45 में। जैसे कि अगर हमारा कोई सप्लायर है तो उसको क्या क्या किन किन चीज़ों का ध्यान में रखना चाहिए, ऐसे ही जाके डायरेक्ट लाइन को नहीं छू लेना चाहिए, फिर लेबरों को भी ऐसे डायरेक्ट नहीं भेज देना चाहिए, ये सारा का सारा हमारा रूल नंबर 45 में मेंशन है। इसके बाद हम लोग रूल नंबर 46 की बात करते हैं। तो उपभोक्ता के इंस्टॉलेशन का समय समय पर निरीक्षण और परीक्षण करना, ये सारा का सारा हमारा किस पे आता है? सिंपल से ये हमारा आता है रूल नंबर 46 में बताया गया है कि जो हमारे जैसे उपभोक्ता के यहाँ पर जो हमारा मीटर लगा हुआ है या फिर कुछ भी जो इक्विपमेंट्स लगाए गए हैं, केबल वगैरह है, उसकी सारी की सारी टाइम पे क्या करना, उसकी टेस्टिंग वगैरह करना, मेंटेनेंस करना, ये सारा का सारा हमारा किस पे मेंशन है? रूल नंबर 46 पे मेंशन है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि टेस्टिंग ऑफ कंज्यूमर्स इंस्टॉलेशन, यानी कि अगर किसी मतलब स्वामी ने या फिर किसी ने जिस जगह पर मशीनों का इंस्टॉलेशन किया है, ठीक है, तो कंज्यूमर्स के यहाँ पर तो उनकी प्रॉपर टेस्टिंग वगैरह जो करते रहना, ये सारा का सारा हमारा रूल नंबर 47 में मेंशन है। इसके बाद रूल नंबर 48 की बात करते हैं। तो कनेक्शन देने से पहले लीकेज ना होने देने के संबंध में सावधानियाँ। सिंपल से इसका मतलब है ये है कि जब कोई भी सप्लायर क्या होता है कि किसी भी कंज्यूमर को इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करता है, तो वहाँ पर ऐसा तो नहीं है कि उसकी जो केबल है वो थोड़ी सी फॉल्टी है, तो इससे क्या होगा कि करंट का लीकेज हो रहा है। ठीक है ना दोस्तों, तो ये सारा का सारा किस में होता है? ये रूल नंबर 48 में मेंशन किया गया है। लेकिन कितना कितना लीकेज करंट हो सकता है, कितना नहीं हो सकता है, इसके बारे में हमारा मेंशन किया गया है रूल नंबर 49 में कि उपभोक्ता के भवन पर क्षरण यानी कि लीकेज, तो ये कितना होना है कि जो हमारी टोटल करंट है उसका 1/5000 इसके मान से ज़्यादा हमारा लीकेज नहीं होना चाहिए। अगर सप्लायर चाहे तो निरीक्षक इंस्पेक्टर को दे सकता है उपभोक्ता के संस्थापन में विद्युत देनी है कि नहीं देनी है। ठीक है ना दोस्तों,
अगर ऐसा नहीं है, अगर हो सकता है जो लीकेज करंट का मान 1/5000 से ज़्यादा है, तो क्या कर सकता है कि सप्लायर सप्लाई देने से मना कर सकता है, ठीक है ना दोस्तों। या फिर अगर उसने दे भी दिया है, ठीक है ना दोस्तों, तो इसकी सूचना क्या है कि अगर हो सकता है कि इंस्टॉलेशन के बाद अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम आ रही हो, तो क्या करेगा कि वो 24 आवर पहले किसको देगा, एक उपभोक्ता को नोटिस देगा, और अगर सब कुछ सही रहा तब पुनः सप्लाई चालू कर देगा। अगर ऐसा नहीं रहा तो पुनः सप्लाई चालू नहीं की जाएगी, जब तक कि क्या हो जाएगा कि जो इंस्पेक्टर है, निरीक्षक है, वो टोटल ये चेक ना कर ले कि हाँ भाई अब कोई लीकेज वगैरह तो नहीं हो रहा है। इसके बाद हम लोग रूल नंबर 50 की बात करते हैं कि उपभोक्ता की सप्लाई, यानी कि जो हम लोग कंज्यूमर्स को सप्लाई देते हैं वो कैसे देते हैं और कैसे दिया जाएगा। तो सप्लायर किसी भी उपभोक्ता को उस समय तक विद्युत सप्लाई नहीं देगा जब तक कि क्या कि एक लिंक स्विच या सर्किट ब्रेकर जो कि आवश्यकता अनुसार क्षमता का हो, धारा को भेजने और काटने के योग्य हो। यानी कि सबसे पहले कि सप्लाई देने से पहले एक लिंक स्विच, यानी कि सारे के सारे इक्विपमेंट्स होने चाहिए, ठीक है दोस्तों। प्रत्येक अलग सर्किट को अधिक करंट आने जाने से सुरक्षित रखने के लिए इसमें काफ़ी ब्रेकिंग कैपेसिटी, सर्किट ब्रेकर या फिर कटआउट लगाए जाएंगे। सभी इंसुलेटिंग मटेरियल का अच्छे उनके प्रस्तावित प्रयोग को ध्यान में रखते हुए चुनाव किया जाएगा। उपभोक्ता हर संभव कोशिश करेगा कि विद्युत शक्ति सप्लायर कर रहा है उस भवन में लगे हुए सप्लायर के यंत्र व विभागीय लाइन में सप्लायर के अतिरिक्त अन्य कोई व्यक्ति छेड़खानी ना कर दे। यानी कि जब हम लोग मतलब किसी भी कंज्यूमर्स को कोई सप्लायर क्या होता है कि इलेक्ट्रिसिटी देता है, यानी कि सप्लाई देता है, तो उसके पहले ये सारी चेक की जाती है कि वहाँ पर कोई प्रॉपर मतलब सर्किट ब्रेकर है कि नहीं है, ऐसी जगह मतलब जो इंस्टॉलेशन किया जाएगा वहाँ पर नॉर्मल कोई व्यक्ति तो नहीं पहुँच पा रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इन सब चीज़ों को, बहुत सारी चीज़ों को, ये सारा का सारा ध्यान हमारा रूल नंबर 50 में बताया गया। इसके बाद हम लोग रूल नंबर 51 की बात करते हैं। मीडियम, हाई व वेरी हाई वोल्टेज के इंस्टॉलेशन पर लागू होने वाली क्या क्या शर्तें होती हैं। यानी कि जब हम लोग क्या मीडियम या फिर हाई वोल्टेज की बात करते हैं, वेरी हाई वोल्टेज की बात करते हैं, तो उनके उसमें कौन कौन सी शर्तें लागू होती हैं। तो समस्त ओवरहेड लाइन को छोड़कर पूरी तरह से धातु के केसिंग या खोल में बंद होने चाहिए। यानी कि जो हमारे चालक होते हैं, जैसे आपने देखा होगा कि घरों पे क्या होता है, ऐसे जो हाई वोल्टेज होता है, तो मतलब जो हाई वोल्टेज के तार वगैरह वो कैसे खुले नहीं होने चाहिए, ठीक है दोस्तों, क्या खुले नहीं होने चाहिए, उनको प्रॉपर केसिंग वगैरह में बंद होने चाहिए, ठीक है दोस्तों। इसके बाद मेन स्विच बोर्ड पर आप मेन स्विच देखो, ये सारे के सारे जो रूल नंबर 51 बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको दोस्तों बहुत ही अच्छे से देखना, ठीक है दोस्तों। कि स्विच बोर्ड के सामने कम से कम 1 मीटर की चौड़ाई का स्थान कैसा होना चाहिए, साफ़ होना चाहिए। ये दोस्तों आपको बहुत ही अच्छे से याद रखना है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद स्विच बोर्ड के पीछे नंगे व खुले संयोजन या फिटिंग भी है तो स्विच बोर्ड के पीछे अगर हो तो 0.229 मीटर से कम होगी या फिर 0.76 मीटर से अधिक चौड़ाई की होगी। यह चौड़ाई अटैचमेंट या चालक से बाहर निकले हुए भाग से मापी जाती है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर, तो स्विच बोर्ड के स्थान 0.76 मीटर से अधिक है तो स्विच बोर्ड के किसी दूसरे सिरे की तरफ से क्या करना चाहिए, आने का मार्ग हमारा कितना होना चाहिए, 6 फुट यानी कि 1.82 मीटर ऊंचाई तक बिल्कुल साफ़ होना चाहिए। यानी कि यहाँ पर वे सारे नियम बताए गए कि अगर कोई हमारा डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड है तो उसके मतलब प्रॉपर आगे, उसके साइड में या उसके पीछे कितना स्पेस होना चाहिए, इसके बारे में हमारी सारी बातें यहाँ पर की गई हैं। इसके बाद जब उपभोक्ता नियम 50 और नियम 64 का पालन करेगा तभी सप्लायर उसे बिजली सप्लाई देगा। अब रूल नंबर 64 हम लोग आगे देखेंगे। मीडियम पावर की सप्लाई देने से पहले वह इंस्पेक्टर को सूचित करेगा। यानी कि मीडियम पावर जो हमारी यानी कि किसी सप्लाई अगर दी जा रही, सप्लायर दे रहा है, तो सबसे पहले किसको इन्फॉर्म कर देगा, इंस्पेक्टर को भी इन्फॉर्म करेगा। इसके बाद हम लोग बात करते हैं रूल नंबर 52 की। तो दोषों के डिफेक्ट्स में, यानी कि डिफेक्ट्स के संबंध में निरीक्षक इंस्पेक्टर से प्रार्थना पत्र। सिंपल से इसका मतलब क्या है दोस्तों, तो दोस्तों इसमें बताया गया है कि ऐसे दोष जिनसे सप्लायर को या निरीक्षक को कोई समस्या नहीं है, तो सप्लायर निरीक्षक को सूचना मिलने के 24 घंटे के अंदर पावर की सप्लाई शुरू कर देगा। यानी कि सिंपल सा ऐसे कोई मतलब दोष वगैरह, फॉल्ट वगैरह, डिफेक्ट जिससे कि सप्लायर और इंस्पेक्टर को कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो सप्लायर आराम से आपको सप्लाई दे देगा। ये जो मेंशन किया गया है ये हमारा रूल नंबर 52 में मेंशन किया गया है, ठीक है दोस्तों। अब रूल नंबर हम लोग 53 की बात करते हैं, तो ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि रूल नंबर 53 क्या होता है। दोस्तों ये हमारा IMRE सब्जेक्ट आपको बहुत ही अच्छे प्रॉपर वे से कंप्लीट करवाया जाएगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट देने की कोशिश कर रहा हूँ और ज़्यादा से ज़्यादा बताने की कोशिश कर रहा हूँ।
क्योंकि यहाँ पर जब आप ऐसे देखेंगे और सुनेंगे तो आपने अगर यहाँ पर 20 चीज़ें सुनी है तो आपको कंफर्म है कि आपको 15 चीज़ें ही याद रहेंगी, 15 पॉइंट्स ही याद रहेंगे। इस वजह से मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा देने की कोशिश करता हूँ पॉइंट्स। और आप दोस्तों अगर नोट्स बना रहे हैं तो आप अच्छे से नोट्स बना लीजिए, ठीक है ना दोस्तों। तो दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट्स करके बता सकते हैं, ठीक है ना दोस्तों। और अपने दोस्तों में, अपने फ्रेंड्स वगैरह में भी इसको शेयर कीजिए। यहाँ पर 2nd सेम, 4th सेम और 6th सेम इन सभी सब्जेक्टों के यानी कि सेम के सब्जेक्टों की प्रॉपर हमारी सेमेस्टर एग्जाम्स की तैयारी करवाई जा रही है। थैंक यू दोस्तों।